जब भी कोई घटना, विषय, मुद्दा या परिवर्तन समाज को झंझोड़ता है, उद्वेलित करता है, तब शुरू होती है एक बहस। पक्ष विपक्ष में चलते हैं तर्क, जन्म लेते हैं विचार। चर्चा, बहस, तर्क वितर्क से लेकर विचार बनने तक का सफरनामा है मून न्यूज का कार्यक्रम नजरिया। समसामयिक विषयों पर सीधी बात, नजरिया। स्थानीय मुद्दों पर आपकी आवाज, नजरिया। नमस्कार, मून टीवी में आपका स्वागत है। फरवरी का महीना दोस्तों, जहां स्कूली छात्र छात्राओं के लिए इम्तिहान का होता है, वहीं भारत सरकार के लिए भी एक इम्तिहान देती है भारत सरकार, और आम जनमानस उसको किस तरह से लेता है ये बताता है हमारा आम बजट। आम बजट वित्तीय विवरण के साथ ही सरकार की मंशा को भी प्रदर्शित करता है। यह नीतिगत रोड मैप दर्शाता है। मार्केटिंग डाटा एवं एनालिटिक्स फर्म कांतार के भारत आम बजट के सर्वे के दूसरे संस्करण में पाया गया कि उपभोक्ता आयकर के संबंध में नीतिगत परिवर्तनों की उम्मीद कर रहे हैं। साथ ही हर 4 में से 1 यानी 25% भारतीय को नौकरी जाने का भी डर है। वहीं 4 से 3 यानी 75% लोग बढ़ती महंगाई को लेकर परेशान हैं। इसके बावजूद करीब आधे लोग यानी 50% का मानना है कि 2023 में देश की अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और यदि हम देखें तो पिछले 12 वर्षों से लगातार सरकार का टैक्स बढ़ रहा है। उद्योग को क्या उम्मीद है, ये हम जानेंगे अपने कार्यक्रम अर्थचक्र सुनो सरकार में। और इसको संभाल रहे हैं हमारे सहयोगी सीए नितेश गुप्ता, जो इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट आगरा शाखा के अध्यक्ष रहे हैं। उद्योग एवं सरकारी नीतियों एवं योजनाओं पर विभिन्न मंचों पर अपने विचार रखते आए हैं। यही कारण है कि मून टीवी बजट जैसे जटिल विषय पर नितेश गुप्ता सीए के साथ ये कार्यक्रम आपके समक्ष रखता है। तो आइए बात करते हैं नितेश जी के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद दीक्षित जी। और कार्यक्रम को शुरू करते हुए मैं सबसे पहले जो हमारे पैनलिस्ट हैं इनका स्वागत करते हुए सबका एक बार परिचय करवा देता हूं। सबसे पहले मैं विवेक मोहन जी, जो शिवलाल अग्रवाल एंड कंपनी, जो बुक पब्लिकेशन के व्यवसाय में है, तो उनके साथ में है श्री भुवेश अग्रवाल जी, जो प्लास्टिक उद्योग से हैं, अंबिका पॉलीट्यूब। सभी को 26 जनवरी और बसंत पंचमी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसके बाद में मैं परिचय कराना चाहता हूँ शशिकांत जैन जी से, जो गिरनार ट्रांसफार्मर एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड के निदेशक हैं और ऊर्जा क्षेत्र में आपका व्यवसाय है। और मुकेश गर्ग साहब, जो प्रकाश जनरेटर के प्रमोटर हैं, जो कि फिर से जनरेटर उद्योग से संबंधित है। नमस्ते। तो आप चारों के साथ में इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। और जैसा कि अभी दीक्षित जी ने बताया कि बजट जो है वो 1 फरवरी को वित्त मंत्री जी पेश करेंगी, तो उस संदर्भ में सबसे पहला सवाल जो है वो मैं विवेक जी आपके साथ में रखता हूं। मैं आपकी इंडस्ट्री में, क्योंकि एक आगरा में एक नॉन पोल्यूटिंग इंडस्ट्री है, तो एक स्कोप अच्छा है इंडस्ट्री में। तो पिछले कुछ वर्षों का अगर आप कुछ डेटा दे सकें कि किस तरीके से आपकी इंडस्ट्री ने ग्रो किया है और क्या आप भविष्य में इसमें स्कोप देखते हैं। मैं जैसे पिछले 30 सालों से इस व्यापार में हूँ, और जहाँ तक ग्रोथ की बात कहते हैं तो ग्रोथ में कहीं कोई कमी नहीं है और बड़ा अच्छा ग्रोथ है। पर चूंकि 2-3 साल में अगर कोरोना की वजह से कुछ परेशानियाँ रहीं, जैसा विगत में जानता हूँ सारे ही व्यापारों में दिक्कत रही। पर अगर अब बात करें तो अब किसी भी तरह से कोई दिक्कत नहीं है और बड़ा सुनहरा भविष्य हमारे व्यापार में है। कारण उसका सबसे बड़ा ये है कि सरकार भी इस पर बहुत अच्छे से काम कर रही है। और जैसा आप लोगों को जानकारी भी होगी कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी आई है और उस पर सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है। तो ग्रोथ की बात कहें तो ग्रोथ में कोई कमी मुझे नजर नहीं आती है और बड़ा अच्छा ग्रोथ है। धन्यवाद विवेक जी। सेम प्रश्न भुवेश जी मैं आपके साथ में रखता हूं मैं, कि आप क्योंकि एक प्लास्टिक इंडस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, तो ऐसे में आपका अपनी इंडस्ट्री में जो ग्रोथ है उसको लेके और आने वाला समय कैसा लगता है आपको, इस पर आप अपनी राय रखें। सबसे पहले मैं मून टीवी को बधाई देता हूं एक बहुत ही शानदार कार्यक्रम के लिए और एक बहुत अच्छी सोच के लिए, नितेश जी को, राजीव जी को, कि उन्होंने हमको आज आमंत्रित किया।
जहाँ तक प्लास्टिक इंडस्ट्रीज का सवाल है, मैं एक ब्रॉडर आउटलुक देना चाहूँगा। सबसे पहले कि हमारे देश में 40 लाख लोगों को रोजगार देने वाला ये उद्योग है। 30,000 प्लास्टिक प्रोसेसिंग इंडस्ट्री देश भर में है, जिसमें से 2,000 खाली एक्सपोर्टर्स हैं। और इस समय लगभग 3 लाख करोड़ का देश में प्लास्टिक प्रोडक्ट्स का उत्पादन होता है, और सरकार का ये अनुमान है, लक्ष्य है कि अगले 5 साल में ये 9 से 10 लाख करोड़ हो जाएगा। अगर 3 लाख से 9 से 10 लाख करोड़ की बात कर रहे हैं तो ये CAGR लगभग 20% के आसपास आती है, जो कि बहुत अच्छी है। तो इसको देख के बड़ा क्लियर लगता है कि ग्रोथ पोटेंशियल बहुत है, सरकार का ध्यान बहुत है। ये जमाना था, बहुत पहले पाषाण युग हुआ करता था, फिर कांस्य युग हुआ, फिर मेटल का युग हुआ, लोहे का युग हुआ, और आज सब कुछ चीजें प्लास्टिक्स में बदल रही हैं धीरे धीरे। आप हमें देखेंगे आज से 30 साल पहले हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि कारों के बम्पर प्लास्टिक्स के होंगे, लेकिन प्लास्टिक ने इसको रिप्लेस किया। आज तो कई फील्ड में प्लास्टिक्स की स्थिति ये है कि वो मेटल से ज्यादा ड्यूरेबल भी है, मजबूत भी है। और यही वजह है कि प्लास्टिक्स में नए नए पोटेंशियल निकलने की वजह से इस उद्योग का ग्रोथ बहुत है, कहीं कोई कमी नहीं है। सिर्फ ढूंढने की जरूरत है कि हम क्या चीज बनाएं और किस तरह से उसको सब्स्टिट्यूट करें, चाहे वो इंपोर्ट सब्स्टिट्यूट हो, चाहे किसी भी मेटल को प्लास्टिक से सब्स्टिट्यूट करने के लिए हो। और इसलिए इस उद्योग में पोटेंशियल ही पोटेंशियल है, ये मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद भूपेश जी, आपने आंकड़ों के साथ में अपनी बात को रखा। जैन साहब, किसी भी देश को उसका बैरोमीटर है एनर्जी कितनी है उस देश के पास, तो ये मापने का तरीका है कि वो कितना रिच, एनर्जी रिच कंट्री है वो। तो भारत में भी इस दिशा में काफी प्रयास चल रहे हैं, और आप क्योंकि ऊर्जा क्षेत्र को रिप्रेजेंट करते हैं, आप ट्रांसफार्मर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट के डायरेक्टर हैं, तो ऐसे में आपको अपने जो इंडस्ट्री है, या मैं अगर आपसे बात करूं कि ओवरऑल सेक्टर में क्या उम्मीदें लगती हैं? मैं कहना चाहूंगा कि भारत बहुत प्रगतिशील देश है, और हमारे प्रधानमंत्री इस देश की जो अर्थव्यवस्था है उसको 5,000 करोड़ पर ले जाने का मन रखते हैं। और इसके लिए जो आधारभूत हमें आवश्यकता है उसमें ऊर्जा एक बहुत बड़ा चीज है। मैं बताना चाहूंगा कि पिछले साल मतलब 2022 में, तो अभी मात्र 1 महीने पहले निकला है, भारत ऊर्जा के क्षेत्र में विश्व में 3रे नंबर पर रहता है ऊर्जा के उत्पादन। उन्होंने भारत ने भी जापान को और रूस को पीछे छोड़ा है। इस समय कुल मिलाकर 4,10,000 मेगावाट का भारत में ऊर्जा का उत्पादन हो रहा है, और हम उत्पादन करके अपने देश को ही ऊर्जा नहीं दे रहे। इस समय भारत लगभग 3 या 4 पड़ोसी देशों को भी ऊर्जा का एक्सपोर्ट कर रहा है। इसमें म्यांमार है, नेपाल है, और तीसरा देश भूटान तक को इम्पोर्ट कर रहे हैं, और तीसरा देश इसमें बांग्लादेश। तो बहुत अच्छी उम्मीदें, पिछले साल भी हमारा लगातार इसमें ग्रोथ रही है, और इस वर्ष भी जो आंकड़े बताते हैं लगभग 12.5% का ग्रोथ हमें इस बार की ऊर्जा में लगता है। क्योंकि ऊर्जा के कई और विकल्प आ गए हैं, ग्रीन ऊर्जा आती है हमारे पास, सौर ऊर्जा आती है हमारे पास, जो मट्टी त्रासदी के बाद शायद हाइड्रो प्रोजेक्ट्स पे अब काम कम हो जाएगा, परंतु इसके विकल्प कई हैं हम लोगों के पास। तो बहुत अच्छा स्कोप है, और आने वाला समय ऊर्जा की इंडस्ट्री के लिए बहुत अच्छा साबित होने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सर। मुकेश जी, क्योंकि जैन साहब ने जिस बात को रखा, तो ये आपस में मेरे को थोड़ी कॉन्ट्राडिक्टरी इसलिए क्योंकि आप जनरेटर उद्योग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं जी, और अगर ऊर्जा बढ़ रही है तो फिर जनरेटर का नीड कैसे होगा, तो इस पर क्या थोड़ा सा प्रकाश डाला जिससे कि दर्शक इस बात को थोड़ा सा समझ पाए। देखिए, बहुत अच्छा सवाल है आपका। ऊर्जा बढ़ रही है तो जनरेटर भी बढ़ेगा। क्यों बढ़ेगा कि आज आपके भी ऑफिस में देखिए यहाँ पे जनरेटर लगा होगा, चाहे वो उसका वैकल्पिक ऊर्जा रखनी पड़ती है। देखिए कभी भी नेचुरल कैलेमिटी हो जाती है, कुछ चीज हो जाती है, आपने देखा अमेरिका जैसे बड़े कंट्री में भी वहाँ पे भी वो जनरेटर सकते हैं, क्योंकि ये और जिस तरह से डेवलपमेंट हो रहा है, आज देखिए मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बन रही है, बड़े बड़े घर बन रहे हैं, लिफ्ट लग रही है, तो जनरेटर तो इसकी ग्रोथ है, क्योंकि हर जगह जनरेटर चाहिए। मिलिट्री में भी
बॉर्डर पे जाते हैं जहाँ पे की लाइट नहीं है, या कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री देखिए तक उसमें बहुत ज़्यादा है और स्कोप है भी। और आगरा चूंकि यहाँ पे 15 केवी तक के जनरेटर्स का स्कोप है और आगे स्कोप है, बस ये कि टेक्नोलॉजिकल थोड़ा सा ये अपग्रेडेशन हो गया है। इसमें जितना टेक्नोलॉजिकल आप अपग्रेड कर सकते हैं, बाहर के कंट्रीज में भी एक्सपोर्ट होता है। 200 कंट्रीज हैं देखिए पूरी दुनिया में, और जनरेटर्स जो बनते हैं वो लिमिटेड कंट्रीज में बनते हैं, जिसमें इंडिया में बनते हैं। और इसका एडवांटेज है कि यहाँ पे आगरा में छोटे जनरेटर्स का वो है, मोनोपोली टाइप की आप कह सकते हैं, क्योंकि छोटे जनरेटर हर जगह बनते नहीं है। और जैसे हमारी इंडस्ट्री में तो आप तो देखिए क्लॉस्टर को भी सप्लाई करते हैं, जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज हैं वो बड़े जनरेटर्स बनाते हैं, तो वो छोटे जनरेटर हम लोगों से ले लेते हैं। तो जनरेटर तो चाहिए, वैकल्पिक व्यवस्था हर जगह होती है, तो उसको कभी है। मेरे ख्याल से आपने बहुत अच्छा इस चीज का विश्लेषण किया कि वैकल्पिक व्यवस्था यानी ऑल्टरनेट अरेंजमेंट के अलावा, क्योंकि एक्सपोर्ट का एक बड़ा मार्केट है और मेरे को ऐसा लगता है जो अफ्रीकन कंट्रीज हैं वहां पर इसका नीड जनरेटर का काफी रहता है, तो इसलिए एक संभावना इस मार्केट में डेफिनेटली है। एक्सपोर्ट होता है, अभी भी अफ्रीकन कंट्री में जाता है। देखिए डीजल इंजन आगरा के जाते हैं, जनरेटर्स भी जाते हैं, लेकिन इंजन आप देखें कि इजिप्ट में मोनोपोली है देखिए, तो साउथ अमेरिका में जाता है, तो काफ़ी है। मतलब इस टाइप के जो जनरेटर्स बनते हैं आगरा में, वो इस वक्त वर्ल्ड में आगरा में ही बनते हैं। देखिए आगरा इंडिया के अंदर बनते हैं, क्योंकि बाहर क्या है ना कि डिफरेंट टाइप की टेक्नोलॉजी है। 3000 आरपीएम के बनाते हैं, यहाँ पे जो आरपीएम है 1500 की, तो स्कोप तो देखिए है। जी धन्यवाद मुकेश जी। क्योंकि हम लोग आगरा में हैं और इस चर्चा को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए मैं आप सब लोगों से एक सवाल जो रखना चाहता हूं मैं, और सबसे पहले भूपेश जी मैं आपसे शुरू करता हूं, क्योंकि आप इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव हैं, एक लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष हैं आगरा के। तो आगरा में विगत कुछ वर्षों में 2016 में एडॉक मॉरिटोरियम, जिसको हम लोग बोलते हैं कि किसी भी नए उद्योग की स्थापना नहीं हो पा रही थी, अभी कुछ उसमें छूट भी मिल गई है। तो विगत वर्षों में अगर मैं बात करूं तो उद्योगों ने इन जनरल और प्लास्टिक इंडस्ट्री स्पेसिफिकली क्या परेशानियां आपने देखी हैं? बहुत अच्छा सवाल। 2016 में जब मॉरिटोरियम, एडॉक मॉरिटोरियम की बात आई, उसके बाद आगरा का विकास एकदम रुक गया। आगरा के विकास से उस दिन ही रुक गया था जब सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दिया था हमारे खिलाफ, लेकिन फिर भी धीरे धीरे कुछ इंडस्ट्रीज पे इस तरह से कंडीशन नहीं दी। लेकिन एडॉक मॉरिटोरियम के बाद तो एक्सपेंशन रुक गया, डिफरेंट टाइप की इंडस्ट्रीज बंद हो गई, बल्कि ये कहिए कि बहुत लिमिटेड इंडस्ट्री जो कि वाइट कैटेगरीज में थी वो ही लग पाती थी। तो उसकी वजह से पिछले 4-5 साल तो आगरा की इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ज़्यादा बुरे साबित हुए, और एक स्थिति ऐसी आ रही थी कि हम लोगों को लग रहा था कि कहीं ये बूढ़े लोगों का शहर ना बन जाए। हमारे यहाँ की युवा पीढ़ी के लिए काम के लिए कोई स्कोप नहीं था। वो लोग सोचते थे कि जब हम यहाँ कुछ काम नहीं कर पाएंगे तो वो बाहर के शहरों में जा रहे थे, नौकरी की तरफ जा रहे थे, और यहाँ के लोग सोच रहे थे कि आगरा में चूंकि इंडस्ट्रीज का कोई भविष्य ही नहीं है तो क्या करें। एक्सपेंशन की बात खत्म हो गई थी, टेक्नोलॉजी की बात खत्म हो गई थी, अपनी इंडस्ट्रीज की सर्वाइवल की लड़ाई लड़ रही थी। लेकिन धन्यवाद देना चाहूँगा आगरा के हमारे जो नेता लोग हैं, अधिकारीगण हैं, योगी सरकार का, मोदी सरकार का, कि जिन्होंने प्रयास किया कि सुप्रीम कोर्ट से हम लोग इस एडॉक मॉरिटोरियम का हटवा सके, और अब एक नया सूर्योदय हुआ है। जो हमारे पैरों में जो बेड़ियां डाल रखी थी, सरकार हमसे चाहती थी कि हम ग्रो करें, लेकिन हमको जकड़ रखा था सरकार ने, तो अब सरकार वो बेड़ियां हट गई हैं, और उम्मीद करते हैं कि अब नई इंडस्ट्री जाएंगी, नए टाइप की इंडस्ट्री जाएंगी, और जो पुरानी इंडस्ट्री थी उनका जो एक्सपेंशन नहीं हो पा रहा था वो एक्सपेंशन होगा और जरूर होगा। आगरा के लोगों में पोटेंशियल है, आगरा के लोग मेहनत कश हैं, लेकिन सरकारी नीतियां कुछ मजबूरियों की वजह से वो बंधे हुए थे। अगर बात हम प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की बात करें तो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज पे इस मॉरिटोरियम का असर नहीं था, मिनिमम था या मैं कहूँ, तो उस वजह से प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की आगरा में लगातार ग्रोथ हुई। लेकिन उसके साथ साथ कुछ परेशानियां भी रही पिछले 3-4 साल में, अगर मैं मानूं कोरोना पीरियड में खास तौर से, कि इधर पिछले 2 साल 2.5 साल में मैं देख रहा हूं कि जो रॉ मटेरियल प्राइस का जो फ्लक्चुएशन हुआ है,
कभी नहीं सुना था कि रॉ मटेरियल के बजाय 2.5 से 3 गुने तक हो जाए, फिर नीचे गिर जाए। नीतीश जी, हकीकत यह है कि प्लास्टिक इंडस्ट्रीज एक वॉल्यूम बेस्ड इंडस्ट्रीज है। यहाँ पे हम लोग जो काम करते हैं उसमें वॉल्यूम की वजह से कमाई होती है, ना कि मार्जिन ज्यादा होता है। अगर एक एक वीक में 10-10% का प्राइस वेरिएशन होगा तो निश्चित तौर पे आप समझ सकते हैं कि इंडस्ट्रीज की क्या स्थिति होगी, और ये स्थिति अभी भी चल रही है। तो ये सबसे बड़ी परेशानी हमारी इंडस्ट्रीज के लिए ये है। दूसरी ये है कि आगरा के अंदर कोई भी प्रॉपर हम लोगों को इंडस्ट्रियल स्टेट नहीं है जहाँ पे हम जाकर इंडस्ट्रीज लगा सकें। सरकार अब प्रयासरत है, सरकार ने घोषणाएं की हैं। उम्मीद करते हैं कि आगे आने वाले समय में प्लास्टिक इंडस्ट्रीज के अलावा और इंडस्ट्रीज भी लगेंगी, क्योंकि अब इंडस्ट्रियल स्टेट का डेवलपमेंट रहन कला कुबेरपुर में गवर्नमेंट ने जगह आइडेंटिफाई करी है। इसके अलावा एक बहुत बड़ी समस्या जो हर उद्यमी फेस करता है, हम लोगों ने भी नहीं फेस किया, कि उद्यमी को और व्यापारी को एक जनरल मानसिकता है कि चोर है। मतलब कि हर बात पे शक की नजर से देखा जाता है, हमें ये माना जाता है कि कोई भी काम है हम ही गलत कर रहे हैं, और ओनस हम पे आ जाता है कि हमें प्रूफ करना है कि हम सही हैं कि नहीं। ये मानसिकता में बदलाव की जरूरत है। चेंज आया है, लेकिन अभी वो ऐसा चेंज नहीं है कि जिसे हम पूरी तरह फील कर सकें। अगर ये कुछ 3-4 चीजें सरकार की तरफ से हमें जगह मिल जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर थोड़ा सा बेटर हो जाए, हम व्यापारियों के प्रति और उद्यमियों के प्रति उनका रवैया बदल जाए, तो निश्चित तौर पे ये इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री और भी इंडस्ट्रीज आगरा में बहुत तेजी से ग्रो करेंगी, ऐसा मेरा मानना है। बहुत बहुत धन्यवाद। विवेक जी, आपसे भी ये सवाल जो है, क्योंकि भूपेश जी ने प्राइस जो रॉ मटेरियल है उसके लागत को बढ़ने का एक पहलू रखा, और ये हमने पिछले कुछ टाइम में देखा कि रॉ मटेरियल प्राइसेस अक्रॉस इंडस्ट्रीज बढ़े। तो आप क्या इसका कोई सोल्यूशन दे पाने की स्थिति में है कि क्या कोई स्टेबिलिटी प्राइसेस की रहे, तो सरकार को क्या ऐसा कोई फंड निर्धारित करना चाहिए जिससे कि प्राइस स्टेबल रहे, या क्योंकि बहुत ज्यादा ऊपर नीचे प्राइस होने से उसका एमएसएमई सेक्टर पे बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट रहता है। मेरा तो अपना मानना यह है कि एमएसएमई की जो उसकी व्यवस्था है उस पर क्वेश्चन मार्क लग जाता है। तो ऐसे में आपका क्या कोई ऐसा लगता है आपको कि प्राइस जो है वो स्टेबल रहे एक एमएसएमई के लिए, तो ऐसे में क्या कोई समाधान आपको लगता है कि इसका ये समाधान हो सकता है? क्योंकि मेरा अपना ऐसा मानना है कि आपने अपने सेक्टर में भी प्राइस एस्केलेशन बहुत देखा होगा, और एस्केलेशन ही नहीं, प्राइस फ्लक्चुएशन जिसको कहना चाहिए कि ऊपर भी जा रहे हो नीचे भी जा रहे हैं। तो ऐसे में क्या कोई आप समाधान दे सकते हैं? धन्यवाद नितेश जी। मैं इसमें ये कहना चाहूँगा, मैं अपने ट्रेड से रिलेटेड आपको बताऊँगा जी कि हमारी जो परेशानी रही, जो आपने कहा कि क्या परेशानी आपको रही, तो हमारे को वैसे कोई खास परेशानी नहीं रही, पर दर साल 2 साल में जो भूपेश जी ने भी कही सेम प्रॉब्लम हमारे साथ रही। हमारा जो मेन रॉ मटेरियल है वो पेपर है, और पेपर में फ्लक्चुएशन इतना ज़्यादा, फ्लक्चुएशन नहीं कहूँगा मैं, इंक्रीज कहूँगा, और इंक्रीज के साथ साथ पेपर प्राइस 50% 60% के बढ़ने के बावजूद भी अवेलेबिलिटी नहीं थी। और जैसा हमारा मेन शुरू से हमारे पब्लिशिंग में रहा है कि हम बेस्ट ऑफ द क्वालिटी और रीजनेबल प्राइस में बच्चों को देना चाहते हैं, तो वहाँ पे हमारी परेशानी ये रही कि हम बच्चों को अच्छी गुणवत्ता वाली किताबें सही प्राइस में नहीं दे पाए, क्योंकि हमारी भी एक लिमिटेशन होता है कितना प्राइस बढ़ा पाए उन किताबों में। एक सबसे बड़ी परेशानी हमारी ये रही, और उसमें सरकार क्या करना चाहेगी या क्या कर सकती है, ये मैं सुझाव तो नहीं दे सकता हूँ, पर राय अपनी दे सकता हूँ कि कहीं ना कहीं सरकार को एक लिमिट बनानी चाहिए किसी भी रॉ मटेरियल के लिए, या किसी भी, और स्पेशली शिक्षा जगत की अगर बात करना है तो पेपर एक रॉ मटेरियल है मेन। तो अगर पेपर का प्राइस बढ़ता है तो पब्लिशर्स मजबूर होकर प्राइस बढ़ाते हैं, जो जिसका आर्थिक दंड बच्चे पे ही आता है। जिस पे शिक्षा पे सरकार काम करे तो प्राइस उतने ही बढ़े जिससे बच्चे को अच्छी किताबें मिल पाए। इसके अलावा मेरे पास और कोई सुझाव नहीं है इसमें। नीतीश जी, अपनी चर्चा को आगे बढ़ाएं उससे पहले कुछ तथ्य मैं अपने दर्शकों के सामने रखना चाहूंगा। राजस्व वसूली के लिहाज से यह वित्त वर्ष सरकार की बाँचें खिला देने वाला है। प्रत्यक्ष कर बोर्ड यानी सीबीडीटी द्वारा जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में 10 जनवरी 2023 तक कुल प्रत्यक्ष कर वसूली 14.71 लाख करोड़ रुपए हुई, जो पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 24.58% ज्यादा है। रिफंड वगैरह देने के बाद भी यह राशि 12.31 लाख करोड़ रुपए है, जो पिछले वर्ष की तुलना में 19.55% ज्यादा है। और यह बजट में प्रत्यक्ष कर वसूली के अनुमानों का 86% लगभग है, यानी सरकारी खजाना अनुमान से ज्यादा भरेगा। और दूसरा फैक्टर है परोक्ष कर में, यानी अप्रत्यक्ष कर में भी अब तक
24% की बढ़ोतरी दर्ज की है, जबकि कॉर्पोरेट टैक्स में भी आशातीत बढ़ोतरी हुई है और यह कुल प्राप्ति 6.35 लाख करोड़ रुपए रही है। प्राप्त आंकड़ों के अनुसार भारत में टैक्स वसूली लगभग पिछले 12 वर्षों से बढ़ रही है, जैसे मैंने पहले भी बताया था, और विनिवेश से भी सरकार को 64,000 करोड़ रुपए की आय होगी। यह वित्त मंत्री के लिए खुशनुमा स्थिति है। हम जानना चाहेंगे मुकेश जी से। जी मुकेश जी, जैसे मैंने अभी कांतार शुरुआत में, कांतार जो एक सर्वे एजेंसी है और आम बजट से पहले सर्वे करती है, मार्केटिंग डाटा में एनालिटिक्स फर्म है, उसने कहा कि हर 4 में से एक यानी 25% लोगों भारतीयों को अपनी नौकरी जाने का डर है। वहीं 4 में से 3 महंगाई से परेशान हैं, यानी 75% लोग महंगाई से परेशान हैं। तो क्या उम्मीद की जानी चाहिए सरकार बजट में रोजगार सृजन, बुनियादी ढांचे पे खर्च बढ़ाने और घाटे पे काबू पाने जैसे उपायों पर कुछ विचार करेगी? आपकी राय में क्या सरकार को ऐसा करना चाहिए? देखिए, गवर्नमेंट का दोनों चीजें कंट्रोल करनी है। फिस्कल डेफिसिट भी, ज्यादा एक्सपेंडिचर करेंगे तो फिस्कल डेफिसिट भी बढ़ने का है, लेकिन इस साल अभी गवर्नमेंट 6.3 पे फिस्कल डेफिसिट ला रही है और जो एक्स्ट्रा गवर्नमेंट को ग्रोथ मिली है, मतलब जो टैक्स कलेक्शन मिला है, वो गवर्नमेंट भी एक्सपेंडिचर कर रही है। तो मुझे उम्मीद है कि सृजन होगा। जहां तक नौकरी जाने की बात है, वो आईटी, जो आईटी इंडस्ट्री है, जैसे आपके टीसीएस है, इन्फोसिस है, ये अभी 2023 इनका थोड़ा सा कठिन समय रहेगा, लेकिन आने वाला टाइम अच्छा रहना चाहिए। और जिस तरह से गवर्नमेंट का ये बजट आने वाला है, मैं उम्मीद करता हूं कि हमारे वित्त मंत्री जी एक एक्सपेंडिचर बढ़ाएंगे और उससे जो हमारी ग्रोथ जो है वो 8-9% का टारगेट गवर्नमेंट अचीव कर सकती है। तो मैं नौकरियां मिलनी चाहिए। देखिए शशि जी, आपसे जानना चाहेंगे कि जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता, शहरी नियोजन, स्थानीय निकाय, ये हम देखते हैं गुड गवर्नेंस वाली बात होती है, और उद्योगपति को जो ढांचागत सुविधाएं चाहिए होती हैं उसकी इस देश में काफ़ी कमी है। तो क्या उम्मीद या क्या अपेक्षा रख रहे हैं आप सरकारी बजट से, इस आम बजट से, कि जिससे उद्योग को प्रोत्साहन मिले? मैं इस बारे में कहना चाहूँगा कि जो वित्त मंत्री जी हैं, जो सरकारी योजना है, जो जिसके कारण एक बाजार में डिमांड हुई रहती है, उन प्रोजेक्टों में किसी भी तरह का धन का अभाव नहीं आना चाहिए। कारण है उसमें मार्केट में रिसेशन आएगा, रिसेशन आएगा तो नेचुरली लोगों को नौकरी जाने का डर रहेगा। तो मैं वित्त मंत्री से मात्र इतना कहूँगा, जो भी योजनाएं, सरकारी योजनाएं चल रही हैं, उसमें किसी भी तरह का वित्त या उसमें जो फाइनेंस है, वहाँ प्रॉब्लम्स नहीं आनी चाहिए। प्रॉब्लम्स आएगी तो प्रोजेक्ट्स रुकेंगे, प्रोजेक्ट्स रुकेंगे तो कंपनियों के पास काम नहीं होगा, कंपनियों के पास काम नहीं होगा तो नौकरियां के जाने का खतरा अवश्य है। भुवेश जी, जहाँ सरकारी नीतियों की बात करते हैं हम, सरकार उद्योगों को प्रोत्साहन करने के लिए बड़ी बड़ी योजनाएं लाती है, लेकिन देखने में ये आता है कि जो भूमि अर्जन करना होता है, जो भूमि उपलब्ध करानी होती है, उसमें काफ़ी समय लगता है। तो क्या कोई बजट में इस तरह की व्यवस्था होनी चाहिए जो SME की, जिस तरह लघु उद्योग स्थापना की बात हो रही है, तो बजट में कुछ व्यवस्था की जाए कि उद्योग को जो आप क्लियरेंस दे रहे हैं वहाँ उसको तुरंत भूमि उपलब्ध हो सके? नहीं, बहुत अच्छी बात है। अगर विकास करना है तो इंडस्ट्रियलाइजेशन करना पड़ेगा। इंडस्ट्रियलाइजेशन अगर करना है तो उसके लिए जगह की जरूरत है। सरकार, पीछे देखा गया कि सरकार अगर अपने स्तर पे यह कार्य करती है तो उसमें बहुत सी बाधाएं आती हैं, लेकिन अगर सरकार यही कार्य निजी क्षेत्र को दे दे, सरकार निजी क्षेत्र से ये कहे कि आप भूमि का अर्जन करो, छोटे छोटे इंडस्ट्रियल एस्टेट बनाइए, हम आपको फैसिलिटीज देंगे, सब्सिडीज देंगे, तो वो काम निजी क्षेत्र ज़्यादा अच्छी तरीके से, बेहतर तरीके से कर सकती है। ये जरूर है कि अगर जहाँ पे आवश्यक हो सरकार को भी भूमि अर्जन करना चाहिए, और उसमें डायरेक्ट किसानों से बात कर कोशिश करके जल्दी से जल्दी जगह ले ले, क्योंकि जितना समय गुजरता जाता है उसकी एक्विजिशन कॉस्ट बढ़ती जाती है, और इसके लिए अगर बजट में प्रोविजन नहीं होगा तो ये कार्य संभव नहीं है। इसलिए बजट में इसका प्रोविजन करना बहुत आवश्यक है। जी नितेश जी। मुकेश जी, हम लोग चाइना को लेके अक्सर ये बात करते हैं कि चाइना में जिस तरीके से ग्रोथ रही तो इंडिया के लिए स्कोप थोड़ा सा लिमिटेड हुआ, लेकिन कोविड के बाद से चाइना एज अ कंट्री का थोड़ा लोगों का भरोसा कम हुआ और चाइना +1 की बात होनी शुरू हो गई। मूर्त रूप से उतना अभी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ है,
तो इसीलिए, और हम देखें कि हमारे बगल के ही दो छोटे देश में नाम लेना चाहूँगा, बांग्लादेश और वियतनाम का, जहाँ तक कि गारमेंट इंडस्ट्री जो है बहुत तेज़ी से ग्रो करी। तो ऐसे में हमें आगरा के परिप्रेक्ष्य में अगर मैं आपसे बात करूं तो आपके पर्टिकुलर उद्योग में, क्योंकि हम लोग जब सॉर्ट एनालिसिस, स्ट्रेंथ, वीकनेस, अपॉर्चुनिटीज और थ्रेट की बात करते हैं, तो स्पेसिफिकली अगर मैं थ्रेट की बात करूं तो आपकी इंडस्ट्री से संबंधित आप क्या थ्रेट्स मानते हैं फ्यूचर के समय के? चाइना, देखिए थ्रेट्स तो पिछले विगत वर्षों में रहा ही है। देखिए, क्योंकि जो चाइना का कॉम्पिटिटिवनेस है और जो प्रोडक्ट में वो प्राइसेस को कम कर देते हैं, तो वहाँ की गवर्नमेंट की कुछ फैसिलिटीज तो वहाँ गवर्नमेंट देती है। तो हमें, हमारी गवर्नमेंट को एमएसएमई वगैरह जो हमारी है, इनको फैसिलिटी थोड़ी सी बढ़ानी चाहिए, जिससे कि ये चाइना में से जो कंपटीशन है उसको वो कर पाए। देखिए, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पे हम लोग टिके हुए हैं, काम कर रहे हैं, और क्योंकि हमारे मॉडल्स अलग टाइप के हैं, उनके कुछ मॉडल्स अलग टाइप के हैं। क्योंकि इंजीनियरिंग इंडस्ट्री में बहुत सारे मतलब टेक्नोलॉजी हैं, वो डिफरेंट टेक्नोलॉजी पे काम करते हैं, वो मास प्रोडक्शन पे काम करते हैं। हम लोग क्योंकि मास प्रोडक्शन नहीं है, हम लोग एक हमारा डिफरेंट मॉडल है। तो लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कुछ गवर्नमेंट को सपोर्ट करना चाहिए आगे आके, और थोड़ा सा एमएसएमई इंडस्ट्रीज में बिजनेस को थोड़ा सा, जैसे जीएसटी में कॉम्प्लिकेशंस हैं, या सिंप्लीफिकेशन करना चाहिए, जिससे कि जो उद्यमी है वो बिजनेस पे ज्यादा ध्यान दें, मार्केट पे ज्यादा ध्यान दें, बजाय कि वो गवर्नमेंट के वो जो क्या कहते हैं रूल्स हैं या गवर्नमेंट की जो नॉर्म्स हैं। भी अभी क्या है ना कि इन्होंने इतने कॉम्प्लिकेटेड हो गए हैं थोड़े से, तो उसको सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत है, जैसे कि उस पर सिंगल पॉइंट टैक्स है, जैसे अभी टीसीएस आ गया देखिए। और तो जितना सिंप्लीफिकेशन करेंगे तो उद्यमी अपने बिजनेस पे और वर्ल्ड मॉडल पे ध्यान अपने बिजनेस में दे सकता है। जी धन्यवाद। विवेक जी, यही सवाल मैं आपसे भी लेता हूं कि थ्रेट्स हमें क्या लगते हैं इन जनरल और इंडस्ट्री स्पेसिफिक, अगर आप इस पर अपनी कोई राय रखना चाहते हैं। बड़ा अच्छा प्रश्न का है, और मैं मुकेश जी की बात को ही आगे बढ़ाते हुए बोलूँगा कि हम लोग अपनी इंडस्ट्रीज पे बहुत ज़्यादा काम इसलिए नहीं कर पाते हैं या दिमाग नहीं लगा पाते हैं कि जो सरकार की संस्थाएँ हैं या सिस्टम्स हैं, हर डिपार्टमेंट को अलग अलग हमें देखना पड़ता है। अगर जैसे जो चाइना की बात मुकेश जी ने कही कि एक इंडस्ट्री लगाने में उनको बड़ी आसानी से 15 दिन के समय में सारे डिपार्टमेंट एक ही जगह पे जाके सारे पॉसिबिलिटीज़ और फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं, जबकि अगर हम अपने देश की बात करें तो वो कई सारे डिपार्टमेंट्स के साथ उलझ के ही आदमी नई इंडस्ट्री में जा नहीं पाता है या जाना नहीं चाहता है। और यही एक कारण है कि कई बार लोग पीछे हट जाते हैं। तो सरकार अगर इस पर और व्यवस्था अच्छी कर दे तो काफ़ी हम लोगों को लाभ मिलेगा। और लोग नए यंगस्टर्स, मैं इससे ये भी जोड़ना चाहूँगा, कई सारे मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ कि जिनकी बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज़ हैं और वो हमारे देश को छोड़ के बाहर जाके नौकरियां कर रहे हैं कि हमें इंडिया की व्यवस्था अच्छी नहीं लगती है, सिस्टम्स अच्छे नहीं लगते हैं, और वो नौकरियां कर रहे हैं और अपने व्यापार को छोड़ के चले जाते हैं। तो कहीं ना कहीं व्यवस्था को बदलना पड़ेगा सरकार को, जिससे नए एंटरप्रेन्योर्स भी आगे आके इन नए व्यापार में जुड़ के और तेजी से प्रगति पे जाए। जी जैन साहब, बजट को लेकर वित्त मंत्री जी से अगर आपको एक विश हो अगर आपकी, तो वो विश क्या होगी? देखिए, वो मेरी विश होगी, किसी भी देश की प्रगति के पीछे हो सकता है बड़ी बड़ी कंपनियां हों, परंतु उसकी रीढ़ जो होती है वो एमएसएमई ही होती है। जी। और एमएसएमई इंडस्ट्री ही देश में रोजगार का सृजन करती है। टैक्स का कलेक्शन 65% आज की तारीख में हिंदुस्तान में जो 65% जीएसटी का कलेक्शन है वो एमएसएमई उद्योग से है। तो मेरी एक विश होगी, वो वित्त मंत्री जी से यही होगी कि आप एमएसएमई के लिए कंप्लायंस सिस्टम करिए। उद्यमी का सारा एनर्जी, सारा ध्यान उस कंप्लायंसेस में लग जाता है, और वो जो अपनी इंडस्ट्री के लिए करना चाहता है वो नहीं कर पाता। आज मारुति का नाम बहुत है, परंतु मारुति के तो साथ में जो उनके सहयोगी कंपनियां हैं उनके लिए इतने कंप्लायंसेस से पूछिएगा। तो वित्त मंत्री जी से ये कहूंगा कि एमएसएमई के लिए आपने अलग मंत्रालय बनाया हुआ है, परंतु टेक्निकल प्रॉब्लम क्या है कि हर टेंडर में एमएसएमई के लिए टेंडर फीस की छूट है,
अनलेस बड़ी की छूट है, परंतु कोई भी डिपार्टमेंट इन छूटों को MSME या लघु उद्योगों को नहीं देता। तो इस पे वित्त मंत्री ध्यान दें। लघु उद्योग MSME अगर देश की प्रबल होगी तो चाहे वो एक्सपोर्ट हो, चाहे नौकरियां हो, चाहे टैक्स कलेक्शन, इसमें हम और ज्यादा इजाफा कर सकते हैं। तो MSME की तरफ जरूर ध्यान दें। गोविंद जी, यही सवाल मेरा आपसे है कि अगर आपको वित्त मंत्री जी से एक निवेदन करना हो कि ये काम एक ऐसा है जो कि किया जाना चाहिए, तो वो आप क्या कहना चाहिए? मैं इसमें ये जरूर कहना चाहूँगा, जैसे शशि जी की बात को मैं आगे बढ़ा रहा हूँ कि MSME सेक्टर को हम लोगों को प्रमोट करना चाहिए, बिल्कुल बात सही है। गवर्नमेंट परचेजेस में इन्होंने 10 से 15% रिजर्वेशन रखा हुआ है MSME सेक्टर्स का, वो तो होना ही चाहिए, बढ़ना ही चाहिए, लेकिन कुछ प्रोडक्ट जो इन्होंने आइडेंटिफाई कर रखे हैं कि MSME सेक्टर में होंगे, वो प्रोडक्ट्स बहुत बढ़ सकते हैं। स्पेशली जो लो कॉस्ट या लो टेक्नोलॉजी के आइटम हैं, वो अगर MSME के लिए 100% रिजर्व कर दें, क्योंकि एक चीज मान लीजिए कि पर यूनिट उत्पादन में सबसे ज्यादा लोगों को रोजगार MSME सेक्टर ही देता है। 6 करोड़ MSMEs हैं और करीब 12 करोड़ लोगों को रोजगार देता है, और कृषि के बाद सबसे ज्यादा रोजगार देने वाला ये सेक्टर है। तो हमारे देश को आवश्यकता है रोजगार की। रोजगार बड़ी इंडस्ट्री की बजाय MSME से ज्यादा मिलेगा। इसके अलावा मैं ये जरूर कहूंगा कि वित्त मंत्री कुछ ऐसी व्यवस्था करे, क्योंकि हम बार बार मेक इन इंडिया पे जोर दे रहे हैं। कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो हम आज भी इंपोर्ट कर रहे हैं। MSME सेक्टर के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है कि आइडेंटिफाई नहीं कर पाते कि हम प्रोडक्ट क्या हैं। हमें नहीं पता कि कहां से कौन सा प्रोडक्ट आ रहा है, कौन सा प्रोडक्ट इंपोर्ट हो रहा है। गवर्नमेंट को चाहिए, जैसे प्लास्टिक इंडस्ट्रीज की मैं बात करूं, तो गवर्नमेंट को चाहिए कि ऐसे जो भी प्रोडक्ट हैं जो इंडिया में इंपोर्ट होते हैं, कहीं पे मिनिस्ट्री इस तरह से उसकी एग्जीबिशन लगाए, उसके प्रोडक्ट्स के डाटा दे, कितनी वॉल्यूम में होता है, क्या प्राइजेस हैं, और उसकी टेक्नोलॉजी। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टेक्नोलॉजी खरीदना MSME सेक्टर के लिए बहुत मुश्किल काम होता है, क्योंकि हाईटेक आइटम्स होती हैं बहुत सी। वो टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करे, उसके लिए फंड एलोकेट करे। और इसके अलावा एक और चीज, कहीं ना कहीं प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव जो बात आती है बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए, वो भी MSME सेक्टर को दिया जाए। MSME सेक्टर अगर अपना प्रोडक्शन इस आइटम का बढ़ाती है, कुछ पर्टिकुलर आइटम आइडेंटिफाई करते हुए, तो निश्चित तौर पे MSME सेक्टर ग्रो करेगी, और MSME सेक्टर अगर ग्रो करेगी तो देश ग्रो करेगा। ये मेरा 100% मानना है। जी धन्यवाद, बहुत अच्छे तरीके से आपने रखा। इसी चीज़ में एक चीज़ मैं भी रखना चाहता हूँ, और आप जितने भी पैनलिस्ट हैं आप इस चीज़ को मेरी को बिल्कुल सही मानेंगे। हमारे देश में एक सेंट्रल स्कीम की सब्सिडी होती थी CLCSS के नाम से। आप में से कुछ लोगों ने हो सकता है उसका फायदा मैंने अवेल की हुई है। हाँ, आपने फायदा उठाया उसका। खास बात यह है कि वो एक MSME सेटअप के लिए वो सब्सिडी दी जाती थी, और उसमें जो है वो 1 करोड़ रुपए तक का अगर आपका इन्वेस्टमेंट है तो 15% आपको सब्सिडी मिलती थी। एक टाइम तक चलती रही, फिर वो बीच में बंद हो गई, क्योंकि कल हम लोगों ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस की बात करी थी। तो ऐसे में व्यापारी बड़े असमंजस में होता है कि मेरे को किस तरीके से उस सब्सिडी का लाभ लेना है। तो यहाँ पर वित्त मंत्री जी से मेरा भी एक निवेदन रहेगा कि उस सब्सिडी का लाभ लेने के लिए सीमा को बढ़ाया जाना चाहिए। 1 करोड़ से उसको 2 करोड़ किया जाना चाहिए। 15% वाली जो लिमिट थी उसको 25% किया जाना चाहिए, जिससे, और खास बात ये कि उसमें स्पेसिफिक मशीन की जो बात होती थी उसकी बात ना करके इन जनरल हम सारी मशीन्स को बेनिफिट दें उसका। तो एक ये वित्त मंत्री जी से निवेदन हो सकता है। आप चारों लोग क्योंकि अपने अपने क्षेत्र के महारथी हैं, तो ऐसे में क्योंकि युवाओं पे प्रधानमंत्री जी से लेके मुख्यमंत्री जी तक का बड़ा फोकस है, तो ऐसे में आप अपनी इंडस्ट्री के संदर्भ में या उनको कोई एक अच्छा मैसेज कि हमारा यूथ जो है वो आज उसके दिमाग में कहीं ना कहीं नौकरी जो है, जो अभी विवेक जी ने भी इस बात को रखा कि वो इंडिया छोड़ के अपना सेटअप छोड़ के जो है वो नौकरी की दिशा में बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में किस तरीके से आप उनको पॉजिटिवली मोटिवेट कर सकते हैं? तो मुकेश जी आप अपनी राय जरा रखते हैं इस चीज के ऊपर। देखिए, यूथ सही बात है, चैलेंज है आने वाले टाइम में, और मैं यही कहना चाहूंगा कि यूथ को, क्योंकि देखिए टेक्नोलॉजी बढ़ रही काफी, देखिए तेजी से आप देखेंगे तो जैसे अभी पावर क्षेत्र में ग्रीन हाइड्रोजन आ रही है, अभी तमाम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेशन हो रहा है। तो यूथ को नई टेक्नोलॉजी पे को जाना चाहिए, क्योंकि पुरानी टेक्नोलॉजी ठीक है, लेकिन जितनी नई टेक्नोलॉजी आएगी वो
उसको फ्यूचर उसी का है और उस पर कंसंट्रेट करना चाहिए। और जो कंट्रीज हैं जो कि टेक्नोलॉजिकल काम करते हैं, जर्मनी है या आपके यूएसए है, तो वो वहाँ पर थोड़ा सा, अगर मैं तो कहूँगा वहाँ पर जाना चाहिए इनको, देखिए जाना चाहे जाके देखें समझें, तो टेक्नोलॉजी पे को अपने आप को मजबूत करना चाहिए, और क्योंकि आगे टाइम टेक्नोलॉजी का ही है। जी, आपने जो बात रखी तो इसमें सरकार का सहयोग, क्योंकि एक युवा उद्यमी के लिए अगर एक सरकार का सहयोग हो जाए कि उसके एक्सपोजर के लिए अगर उसको दूसरे देशों में अगर उसको एक सुविधा दी जाए कि आप वहाँ की टेक्नोलॉजी देख के आइए, तो एक सार्थक प्रयास हो सकता है। एक अच्छा सुझाव है आपकी तरफ से। हाँ नहीं, इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ यूथ सिलेक्शन करके भेजना भी चाहिए, देखिए जी, क्योंकि क्या होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट की बहुत सारी जो बेनिफिट्स होते हैं वो एमएसएमई पे पास नहीं हो पाते। जो मैं देखता हूँ कि वो बड़े कॉर्पोरेट पर तो गवर्नमेंट ध्यान देती है, जमीनें भी इसको वो मुहैया करा देगी सस्ती रेट पे, लेकिन एमएसएमई को क्या होता है, वो बाजार की दर पे खरीदनी पड़ती है, बहुत सारे इन्वेस्टमेंट करने पड़ते हैं। देखिए बैंक भी आसानी से लोन नहीं देती है, तो थोड़ा सा गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट को फोकस एमएसएमई को ज्यादा करना चाहिए जी। वो ये देखना चाहिए कि वो बेनिफिट पास हो रहे नहीं हो रहे हैं। जैन साहब, यही प्रश्न मेरा आपसे है कि आप अपने बिजनेस के खिलाड़ी हैं, भारतीय हैं, तो ऐसे में यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहते हैं? अगर कोई यूथ अगर आपके बिजनेस में आना चाहे तो उसको क्या मैसेज होगा? नितेश, इसके बारे में मैं कहना चाहूँगा कि मुझे लगता है जितने भी उद्योग इस समय हिंदुस्तान में है, ऊर्जा क्षेत्र का भविष्य बहुत ज़्यादा होता है। इसकी मांग दिन प्रतिदिन नहीं, मिनट दर मिनट बढ़ती है। तो मैं सब युवा उद्यमी जो आज उद्यमी बनना चाहते हैं, मैं उनसे कहूँगा, आह्वान करूँगा कि आप इस लाइन में अवश्य उत्पादन से लेकर ट्रांसमिशन, उसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन, और उसके बाद इसके कई यंत्र बनते हैं, जैसे ट्रांसफार्मर्स बनते हैं और ऑयल इसमें लगता है, वो है, केबल्स हैं, कंडक्टर्स हैं, इंसुलेशन है। तो बहुत वास्ट इंडस्ट्री है ये, और आप आए, निश्चित रूप से इस इंडस्ट्री में अपार संभावनाएं हैं। गवर्नमेंट इस इंडस्ट्री को सपोर्ट भी कर रही है और इसका भविष्य बहुत उज्जवल है। नई टेक्नोलॉजी के साथ आप आए और आने वाले 10, 12, 15 साल तक मुझे इस इंडस्ट्री में कहीं पे भी रिसेशन नहीं मिलना। जी, विवेक जी, आपसे भी मैं इस चीज़ को, क्योंकि युवाओं को प्रमोट करने के लिए, युवाओं को मोटिवेट करने के लिए क्या मैसेज होगा आपका? बड़ा अच्छा प्रश्न किया है और मेरे रुचि का प्रश्न किया आपने, क्योंकि मैं उसको अपने ट्रेड से अगर रिलेट करूं तो सबसे बड़ी बात उसमें अहम ये है कि जैसा आप सब लोगों को पता है कि शिक्षा और चिकित्सा दो ऐसे नाम हैं जिसमें हर आदमी अच्छे से अच्छा करना चाहता है। ना तो आदमी शिक्षा में कोई कमी चाहता है, न चिकित्सा में कोई कमी चाहता है। और अगर आप बात करें चिकित्सा की, तो बिना शिक्षा के चिकित्सा भी नहीं हो सकती। तो दैट इज द बेस। जी। तो शिक्षा की गुणवत्ता पे ही हमें काम करना है। और मैं अगर अपनी बात करूं तो पिछले 30 साल से मुझे अनुभव है व्यापार में, और हमारा जैसे शुरू से दे रहा है कि अच्छी से अच्छी किताबें हम बच्चों को दें, और उन किताबों में गुणवत्ता सबसे अहम हो। अच्छी किताबें, रिलायबल किताबें, और प्राइस भी ठीक हो उनका। और उसमें सबसे अहम बात जो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि आजकल जो मैं नया परिवेश में देख रहा हूँ कि कट एंड पेस्ट की प्रवृत्ति बन गई है, कि किसी ने गूगल पर डाला है कि ये चीज़ देखनी है, तो अब उसकी ऑथेंटिसिटी क्या है? अगर वो सही चीज़ बच्चे के पास नहीं जाएगी तो वो तो वही समझ के आगे बढ़ जाएगा, तो उसका आधार ही खत्म हो जाता है वहाँ पे। तो मैं सबसे बड़ा युवाओं के लिए कहना चाहूँगा कि कुछ भी वो अगर करते हैं, शिक्षा के लिए काम कर रहे हैं, शिक्षा पे काम कर रहे हैं, तो उनके लिए सबसे बड़ी गुणवत्ता है, जो एक बड़ा अहम मैसेज है किसी भी पब्लिशर के लिए। और सबसे बड़ा एक और बताता हूँ आपको मैं, पब्लिशर होना एक प्रिविलेज की बात है। बड़ी आसानी से कोई पब्लिशर बन नहीं पाता है, क्योंकि यहाँ पर हमें एक ऑथर बैंक क्रिएट करना पड़ता है। अच्छे गुणवत्ता वाले ऑथर्स हों, जिनको मटेरियल का ज्ञान हो, जिससे वो जो मैटर पढ़ें उसको सही ज्ञान दें और सही राय दें। क्योंकि कुछ भी गलत अगर बच्चा होता है तो उसी को पढ़ के बच्चा आगे बढ़ जाता है। तो मेरा मेन मैसेज यही है युवाओं से कि वो इसमें आए। और मैं ये कहते हुए मुझे हर्ष भी होता है कि पब्लिशर होना एक गर्व की बात है, जो मैं कर रहा हूँ। जी, नहीं, बहुत अच्छा आपने रखा अपनी बात को। भूवे जी, आप इंडस्ट्री लीडर हैं, तो आपसे ही मैं इस सवाल को, हमारा जो सवालों का सिलसिला है, इसको यहाँ पे अंत करते हुए, तो एज ए इंडस्ट्री लीडर आप किस तरीके से हमारे युवाओं को मोटिवेट करते हैं? और एक भरोसा मेरे ख्याल से इस मंच से आप चारों लोग दे सकते हैं कि अगर कोई भी यूथ अगर आपके कनेक्ट में आता है
तो आप या इस माध्यम से या इस मंच के माध्यम से आता है तो एक भरोसा शायद मेरे ख्याल से हम सब लोग दे सकते हैं कि उसको किस तरीके से हम लोग आगे बढ़ाएं। अगर वो व्यापार में आना चाहता है तो ऐसा भरोसा शायद आप चारों लोगों की तरफ से होगा ही। तो ऐसे में भुवेश जी, आप भी अगर इस बात को रखें कि आप यूथ को क्या मैसेज देना चाहते हैं? देखिए, मैं इसके दो पार्ट रखता हूँ। सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है कि बहुत से युवा जो आज सोच रहे हैं कि हमें विदेश जाना है या बाहर जाना है, बिजनेस नहीं करना, बाहर जाने वालों के लिए तो मैं ये कहूँगा कि अपना घर तो अपना घर ही होता है। किसी भी और कंट्री में आप चले जाओ, यू विल बी ए सेकंड क्लास सिटीजन या सेकंड सिटीजन। जो अनुभूति या जो अपनापन अपने देश में होता है वो कहीं नहीं होता। भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, इससे कंजम्पशन स्टेट, अपार संभावनाएं हैं। किसी भी इंडस्ट्री में ग्रोथ की संभावना अनलिमिटेड है और अनलिमिटेड पोटेंशियल है। लेकिन मैं सिर्फ नए एंटरप्रेन्योर्स के लिए सिर्फ ये कहूँगा कि वो एंटरप्रेन्योरशिप करें विद इनोवेशन। मतलब कोई भी चीज करने का तरीका अलग होना चाहिए। एक शिव खेड़ा जी ने बहुत पहले कहा था, उनका एक ध्येय वाक्य है कि विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स, विनर्स डू नॉट डू डिफरेंट थिंग्स बट दे डू थिंग्स डिफरेंटली। तो हमें थोड़ा सा सोच बदल के इनोवेशन के साथ, मतलब किसी भी चीज में क्या इनोवेटिव हम इनोवेशन ला सकते हैं, उसके साथ अगर हम कोई भी काम करेंगे तो हम जरूर कामयाब होंगे। सरकार हमारी मदद कर रही है। हम चाहते हैं कि टेक्नोलॉजी सेंटर खुले, इंजीनियरिंग कॉलेज, स्कूल, कॉलेजेस में इस पे एंटरप्रेन्योरशिप पे पाठ्यक्रम लगे। और अब मैं बता दूं, लघु उद्योग भारती ने भी एक पहल किया आगरा ने। हम लोग एक सेल खोल रहे हैं अपने ऑफिस में, जिसमें जो भी व्यक्ति नया उद्यम लगाना चाहता है हम उसे पूरी तरह सपोर्ट करेंगे। टेक्निकल नो हाउ से लेकर, प्रोडक्ट आइडेंटिफिकेशन से लेकर, गवर्नमेंट लीगल फॉर्मेलिटी से लेकर, फाइनेंस से लेकर, क्योंकि हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ का युवा नौकरी लेने वाला ना हो, नौकरी देने वाला बने। ये हमारा एक उद्देश्य है और इस उद्देश्य के लिए लघु उद्योग भारती भी लगी हुई है। और मैं युवाओं को यही संदेश देना चाहता हूँ कि चाहे एक व्यक्ति को रोजगार दो, आप रोजगार देने वाले बनो, रोजगार लेने वाले नहीं बनो। देश का विकास तभी हो सकता है जब देश का इंडस्ट्रियलाइजेशन स्ट्रांग होगा। थैंक यू। बिल्कुल सही कहा आपने भुवेश जी। और ये हमने जाना आगरा के उद्योग जगत की नामचीन हस्तियों से कि क्या अपेक्षाएं हैं उद्योग को वित्त मंत्री से, सुनो सरकार के माध्यम से, अर्थचक्र के माध्यम से। बजट 1 फरवरी को प्रस्तुत होने वाला है और विभिन्न वर्ग, समाज के विभिन्न वर्ग क्या अपेक्षाएं रखते हैं और क्या उनकी दुश्चिंताएं, इस पर चर्चा करने का सिलसिला हम जारी रखेंगे अपने कार्यक्रम अर्थचक्र सुनो सरकार में। तो दोस्तों, फिर आपसे मुलाकात होगी इसी विषय पर नए पैनल के साथ। तब तक के लिए आगे दीजिए नमस्कार। आप लोग हमारे स्टूडियो में आए, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।